कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट और इसकी कबर खोदनी है। जितना मैं करवा दूं ना बस उतना ही कर लेना, क्योंकि उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज समझने से पहले सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज होता है मेरे भाई, अभी यही मेरे से बोल रहा था हिलाना कम, ठीक है सॉरी भाई। फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो कुछ नहीं होता, वो होता है सिर्फ डॉलर। तो कहीं पे जल्दी से कोने पे लिख लो, फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स टू डॉलर। मतलब मैं जो भी कंपैरिजन करूंगा वो कंपैरिजन करूंगा डॉलर से। और कौन सा डॉलर भैया? मैं यूएस डॉलर की बात कर रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूं। सो अमेरिकन डॉलर से हमारा पूरा कंपैरिजन रहेगा इस चैप्टर के अंदर, और जो भी मैं समझाऊंगा तुम इसी सेंस में समझोगे। शुरू करते हैं। तो भैया फॉरेन एक्सचेंज रेट कुछ नहीं है, इट इज द एक्सचेंज रेट विच डिफाइंस कि एक करेंसी दूसरी करेंसी से किस रेट पे एक्सचेंज होगी। इतनी सी बात है। मतलब अगर मैं एक यूएस डॉलर की बात कर लूं तो वो इंडियन करेंसी के कितने रुपए के बराबर है। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल ले रखा है करंट मार्केट रेट के हिसाब से, जो कि अभी के हिसाब से देखा जाए तो 71.8 के आसपास चल रहा है। उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने 71 लिख दिया है। तो 1 यूएस डॉलर इक्वल्स टू 71 रुपीज है। यानी हमारे भारत में 71 रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगर मुझे कोई भी $1 की चीज भी खरीदनी हो। अब काफी लोग इससे अपसेट होते हैं, काफी लोग प्रेज करते हैं, तो मैं तुम्हें इसका रियल खर्चा बता देता हूं कि होता क्या है। याद रखना, मां के हाथ के खाने की कोई कीमत नहीं है। वो चीज जो है वो अलग ही लेवल की है। घर में कोई और बना दे, पिताजी बना दे बहुत अच्छी बात है, घर में कोई और बना दे, सदस्य परिवार कोई भी बना दे, उसकी बात ही अलग हो जाती है। घर की बात अलग है और बाहर की बात अलग है। वो तुम्हारी केयर नहीं करेंगे उस हिसाब से जिस हिसाब से घर वाले करते हैं। और यही इंडियन मार्केट सिस्टम या इंडियन इकोनॉमी की बात है। ध्यान से सुनिए, अगर आप यूएस से कोई भी चीज खरीदेंगे तो बट ऑब्वियसली वो महंगी होगी, और यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर वही चीज सस्ती होगी, क्योंकि यूएसए चाहेगा कि अगर हमारी कोई टेक्नोलॉजी है जो हमने विकसित की है हम उसे आराम से सस्ते में बेचें, ताकि हमारी जो पब्लिक इन जनरल है वो सस्ते में कंज्यूम करे। लेकिन अगर वही चीज कोई बाहर वाला मांगता है तो उसको तो महंगे में देंगे, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता, और अगर करना चाहता है तो पैसा दे उस हिसाब से। ऐसे ही भारत की चीजों के साथ है। अगर भारत में वो चीजें हैं तो भारत उसे सस्ते में लोगों को देगा, लेकिन अगर वही चीज भारत एक्सपोर्ट करेगा तो भारत एक्सपेक्टेशन लगा के बैठेगा कि उसको उसका ज्यादा दाम मिले। और यही चीज हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को बनाती है। हमारी करेंसी इतनी वीक क्यों है और यूएस डॉलर इतना स्ट्रांग क्यों है? इसका सिंपल सा रीजन है, आज की पूरी जनरेशन, आज की पूरी इकोनॉमी पूरी तरह से डिपेंडेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, या टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, क्वांटम फिजिक्स की, इन सब चीजों की। और इन सब में और इन सब में यूएसए का कोई तोड़ नहीं है। इसलिए उसके पास वो चीजें हैं जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए हर कोई कंट्री, हर कोई नेशन मरता है यूएसए से चीजें खरीदने के लिए, और इसलिए यूएसए की करेंसी स्ट्रांग है, क्योंकि दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, दे आर सेल्फ रिलायंट। और भारत की करेंसी इतनी वीक क्यों दिखती है, 71 रुपए तक क्यों दिखती है? बिकॉज हम वीक हैं, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर के अलावा कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सपोर्ट नहीं है। हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे नेशन पे, और इसलिए हमारी करेंसी इतनी वीक है। अगर हम खुद डेवलप करने लगेंगे अपनी चीजें, इनोवेशंस करने लगेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप करने लगेंगे, एडवांसमेंट करने लगेंगे, और हम ऐसा आउटपुट बनाएंगे जो पूरी दुनिया डिमांड करेगी, तो फिर भैया हमें कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे इंडिया भी एज अ नेशन ग्रो हो सकता है और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर सकता है। यही अभी रीजन है कि डिफरेंस इतना आता है। अब कोई मुझसे सोचेगा या पूछेगा, मतलब बेसिकली बात करेगा कि यार बाबा जी 71 हमारी करेंसी है और $1 वहां की है, तो हमारा रुपया ज्यादा बड़ा हुआ ना, यहां पे तो 71 रुपीज हो रहा है। तो भैया मेरी बात सुनो, वहां पे जब लोगों को $1 किसी चीज पे खर्च करना पड़ता है तो वहीं इंडिया में उस चीज के लिए 71 रुपीज पे करने पड़ते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हमें भी ₹1 पे करना चाहिए जनरली, लेकिन हमें 71 रुपीज पे करना पड़ते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसको कोप अप करने का या इसको मीट आउट करने का? कुछ नहीं, जिस चीज के लिए भी तुम 71 रुपीज पे कर रहे हो ना, जो यूएसए से मंगवा रहे हो, सबसे बढ़िया काम है वो चीज इंडिया में प्रोड्यूस करना चालू कर दो, वो भी तुम्हें उतना ही सस्ता मिलने लग जाएगा अगर ऐसी आइडियोलॉजी तुम लेके चलने लगो तो भैया करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है और कैसे काम करता है? मान लो
ये 71 रुपीज से 72 रुपीज पहुंच जाए भाई, तो वो कहलाएगा आपका करेंसी डेप्रीसिएशन, क्योंकि अब आपको बाहर की चीजें और महंगी पड़ रही हैं, 72 रुपीज तक महंगी पड़ रही हैं। पहले वही चीज जब आप मार्केट से एक्सपोर्ट करते थे, मतलब इंडिया में लेके आते थे, इंपोर्ट करते थे, वहां से यूएसए से एक्सपोर्ट हो रहा था, इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था, तो जब आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे थे तो पहले 71 रुपीज का पड़ रहा था भाई, लेकिन अब वही चीज आपको 72 रुपीज की पड़ रही है, मतलब आपको ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है पर डॉलर। तो ये आपकी करेंसी और ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई है। एप्रिसिएशन क्या होगा? जब 71 रुपीज से आपको सिर्फ 70 रुपए खर्च करने पड़े तो आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है मार्केट में। ये करेंसी एप्रिसिएशन कहलाता है कि पहले जिस चीज को खरीदने के लिए 71 रुपीज खर्च करने पड़ते थे डॉलर के मुकाबले, अब आपको सिर्फ 70 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं। कंपैरेटिवली आपका पैसा कम खर्च हो रहा है। तो यार इसके बाद आए टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। कैसे कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते थे, हम उनका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और ये वो बेस था जिसने आज की इकोनॉमीज को डेवलप किया है। इसके अंदर एक्सचेंज रेट जो होता था वो फिक्स किया जाता था भारत सरकार के थ्रू, या जिस भी नेशन का था, या जिस भी नेशन में इंप्लीमेंट होता था उसकी गवर्नमेंट के थ्रू। इट इज एन एक्सचेंज रेट इन विच इट इज बीइंग फिक्स्ड बाय द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो सरकार होती थी वो एक्सचेंज रेट को फिक्स्ड कर देती थी। नाउ इसके अंदर मैं आपको पैरिटी वैल्यू और पैगिंग दोनों सिखाऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम लाने की जरूरत क्या थी। भाइयों ध्यान करो, वो जमाना जब भारत आजाद हो रहा था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, मतलब नियर अबाउट 1944 की मैं तुमसे बात कर रहा हूं। उस जमाने में हालत यह थी कि इकोनॉमी जो है, एक इकोनॉमी जो है अगर वो स्टेबल भी हो जाती है ना तो बहुत है। बाद में डिसाइड कर लेंगे कि एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होंगे। इसलिए कौन सा सिस्टम अपनाया गया? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर करेंसीज को सरकार ने फिक्स्ड कर दिया व्हेन इट कम्स टू द एक्सचेंज रेट। सबसे पहला और मेन मोटिव था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना, कि भैया हम पूरे नेशंस जितने भी हैं उनके हिसाब से एटलीस्ट स्टेबल तो है, फ्लक्चुएटिंग तो नहीं है, बुरे हालात तो नहीं है। ऐसा ना हो कि अच्छी कंट्रीज बहुत अच्छी होती चली जाए और गरीब कंट्रीज की वाट लगती चली जाए। इसलिए एक प्रॉपर एक्सचेंज रेट अपनाना जरूरी था, और वो एक्सचेंज रेट सिस्टम कहलाया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो सरकार क्या करती थी? भारत सरकार की बात कर ले तो भारत सरकार क्या करती थी? भारत सरकार फॉरेन करेंसीज को खरीदना चालू करती थी। कैसे? मान लो अगर मैं $1 की बात करूं और अभी चल रहा है 70 रुपीज, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, तो जब ये एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता था तो बाय और सेल होता था फॉरेन एक्सचेंज का, या फॉरेन सिक्योरिटीज का बेसिकली, या फॉरेन करेंसीज का, जो भी तुम बोलना चाहो सब चलेगा इसके अंदर। हम इसके फ्लक्चुएशन के हिसाब से जो करेंसीज होती थी या जो एक्सचेंज रेट के अंदर हमारे पास जो भी सरप्लस रहता था उसको बाय या सेल करते थे। तो भैया पहली चीज इसके अंदर आती थी, सेल फॉरेन करेंसी व्हेन एक्सचेंज रेट गेट्स स्ट्रॉन्गर। आप सेल करोगे जब एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्गर हो रहा है। स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या हुआ? $1 के बदले हमारी लोकल करेंसी जो है वो वीक हो गई, तो हमने सेल करना चालू कर दिया, यानी भारत सरकार ने सेल करना चालू कर दिया। अब यहां पे ध्यान से सुनो मेरी बात। जब हमने खरीदा था तो $1 बदले 70 रुपए हमने खरीदा था, मतलब 70 रुपीज हमने स्पेंड करके डॉलर को खरीद लिया था। हमने अपना रिजर्व बना लिया था डॉलर का। हमने बेचा कब? जब डॉलर स्ट्रांग हुआ, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट बिकम स्ट्रॉन्गर। एक्सचेंज रेट मैंने बताया था यूएस डॉलर है, तो डॉलर स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? हमारी करेंसी वीक होगी। तो हमारी करेंसी वीक हुई, हमने क्या किया? खरीद लिया भाई, बेच दिया भाई, सेल कर दिया, ताकि जब हमने डॉलर बेचा तो हमें पर डॉलर 71 रुपीज मिलना चालू हो गए। ये तरीका होता था। और बाय कब करते थे? जब एक्सचेंज रेट वीकर होता था। अब एक्सचेंज रेट वीकर का मतलब समझ रहे हो? ये मैं लिख रहा हूं यहां पे बाय, जरा ध्यान दीजिएगा मैंने जो बाय लिखा है। एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर। वीकर का मतलब है मेरी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। मैंने यहां पे लिख दिया 69, यानी 69 रुपीज पर डॉलर। यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट वीक हो गया है। वीक होने का मतलब क्या है? जो डॉलर है वो कंपैरेटिवली वीक हो गया। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मेरी करेंसी स्ट्रांग हो गई। अगर मेरी डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो फॉरेन एक्सचेंज डॉलर ऑटोमेटिकली वीक हो रहा है, और अगर मेरी करेंसी ये 71 रुपीज ऊपर बढ़ रही है तो मतलब डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, यहां पे डॉलर वीक हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा? करेंसी बाय करूंगा जब एक्सचेंज रेट जो है, ध्यान से सुनना, एक्सचेंज रेट जो है वो यहां पे वीक है, और सेल करूंगा जब मेरा एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर क्यों है? क्योंकि फॉरेन करेंसी जो है उनकी वैल्यू यहां पे बढ़ी हुई है, क्योंकि मेरी करेंसी डेप्रिशिएट है। जब ये अप होगा और ये मेरी करेंसी डाउन हो रही है तो ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है।
लेकिन जब मेरी करेंसी यहां पे स्ट्रांग हो रही है 69, 68, 67, 65 और ये नीचे जा रहा है एक तरीके से, तो इसको माना जाएगा कि डॉलर जो है वो अपने आप में वीक हो रहा है। ये कहीं पे लिख लेना वरना बहुत दिमाग का हलवा हो जाएगा। वन लास्ट टाइम मेरा बताने का मकसद है तो मैं एक बार और बोलूंगा। जनरली मैंने लिया $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज। भारत सरकार का ये काम था कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको फिक्स्ड एक लेवल पे बनाए रखा जाए। और बनाते कैसे थे, जब एक्सचेंज रेट आपका स्ट्रांग होता था तब हम क्या करते थे, करेंसी को सेल आउट कर देते थे ताकि हमें प्रॉफिट हो जाए। एक तरीके से 70 रुपए में खरीदा, 71 में बेच दिया, फायदा हो गया 1 रुपए का। और हम बाय करते थे जब एक्सचेंज रेट वीकर होता था। बाय क्यों करते थे, क्योंकि हमें अभी अपने रुपए से जब खरीदना पड़ रहा है तो 69 में खरीदना पड़ रहा है, कम में खरीदना पड़ रहा है। तो जब एक्सचेंज रेट वीकर है हमने खरीद लिया, जब एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्गर है, जब उनकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है तब हमने बेच दिया। हमें फायदा है। हमें ये नहीं देखना हमारी करेंसी स्ट्रांग है या वीक है, हमें ये देखना है कि हमें उस टाइम पे फायदा कब हो रहा है। जब फायदा हुआ हमने खरीदा और बेचा, बात खत्म वहीं पे। इससे एक चीज और पता चलती है कि अगर आपको ऐसे स्पेकुलेशंस करने हैं, अगर आपको ऐसे मैनिपुलेशंस करने हैं, तो आपको काफी अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने के रखना जरूरी है, बीइंग सरकार, बीइंग भारत सरकार। क्योंकि अगर आपके पास इतना अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होगा तो आप इस तरीके से स्पेकुलेशंस या मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते। इतना फॉरेन एक्सचेंज खरीदना बेचना तभी पॉसिबल है जब आप रिजर्व मेंटेन कर रहे हो, अदरवाइज जो ये हो रहा है ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं था। और इसी से निकल के आया कि हम अपनी करेंसी को फिक्स्ड रख रहे थे। ध्यान दो, मैंने अपनी करेंसी को कंपेयर किया किसी और करेंसी से, तो मैं कहीं ना कहीं किसी एक्सटर्नल करेंसी से अपनी करेंसी को फिक्स्ड कर रहा था, इसलिए यह कहलाया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि करेंसी सिर्फ है। आई वाज मतलब बीइंग गवर्नमेंट, भारत सरकार, भारत इकोनॉमी, वो फिक्स करके रख रही थी अपनी करेंसी की वैल्यू विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। नाउ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड मैंने यहां पे एग्जांपल में ले रखा है यूएस डॉलर। तो ये मेरा तरीका था दैट आई वाज फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ माय करेंसी विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, और यही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहलाया। बिकॉज मैं फिक्सेशन कर रहा था किसी और स्टैंडर्ड को देखकर कि मेरी करेंसी की वैल्यू कहां पे मेंटेन होना चाहिए, कम ज्यादा होगा तो मैं बाय सेल करता रहूंगा ताकि फिक्स्ड एक लेवल पे मेंटेन करके रख सकूं। अब ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स कोई प्रेशियस मेटल हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर वगैरह वगैरह, या फिर कोई करेंसी भी हो सकती थी। और इसी से निकल के आए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर दो चीजें, एक हुआ पैगिंग और दूसरा हुआ पैरिटी वैल्यू। तो भैया सबसे पहले पैगिंग क्या हुआ? पैगिंग जो आज के टाइम पे आप देखते हो वही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर पैगिंग टर्म एक निकाला गया। पैगिंग में क्या किया गया, हर करेंसी को टाई अप कर दिया गया किसी दूसरी करेंसी के साथ। जैसे हमारा इंडियन रुपी जो है वो यूएस डॉलर के साथ टाई अप है। मतलब सबसे टॉप पे बैठेगा गोल्ड, जो सालों से राजा महाराजाओं के जमाने से चला आ रहा है, सबसे टॉप पे बैठेगा गोल्ड। गोल्ड के जस्ट नीचे यूएस डॉलर को बिठा दिया गया। मतलब सबसे ऊपर रखा गया भैया, ये रहा आपका गोल्ड, गोल्ड के नीचे बिठाया गया हमारे यूएस डॉलर भाई साहब को, और यूएस डॉलर के नीचे बहुत सारी करेंसीज को बिठाया गया जिसमें से एक था रुपया। और ये जो यूएस डॉलर के नीचे रुपया बैठा, इसका कंपैरिजन जब यूएस डॉलर से होने लगा तो इसको नाम दिया गया पैगिंग। तो हमने अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू टाई अप कर दी किसी फॉरेन करेंसी के साथ जो कि यूएस डॉलर था, और अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, इसी को नाम दे दिया गया पैगिंग। इसके अंदर हमारा कंपैरिजन डायरेक्टली यूएस डॉलर के साथ होता था व्हेन इट कम्स टू फिक्सिंग द करेंसी वैल्यू ऑफ आवर नेशन। हमारे नेशन की जब करेंसी वैल्यू का फिक्सेशन वाली बात आई। फिर पैरिटी क्या हुआ? पैरिटी वो टाइम हुआ करता था जब आप सीधे गोल्ड से सीधे कंपैरिजन करा करते थे, गोल्ड स्टैंडर्ड्स के थ्रू कंपेयर किया करते थे। मतलब एक इकोनॉमी के अंदर जैसे हमारे यहां 10 रुपए का कितना गोल्ड आता है और उतना ही गोल्ड यूएस डॉलर में कितने का आता है। तो मान लो यूएस डॉलर में वो गोल्ड आता है $1 का, कितने? 5 ग्राम मान लो। अगर 5 ग्राम सोना खरीदने निकले तो यूएस डॉलर के हिसाब से तुम्हें 5 ग्राम सोना, हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, सीरियस मत ले लेना बिल्कुल भी, इतना सस्ता भी नहीं है। तो भैया कितना गंदा कर देता हूं यार कभी कभार मैं, रुको एक मिनट यार। हाँ अब देखते हैं अपन, अगर आप 5 ग्राम सोना लेने निकले तो यूएस डॉलर में $1 का पड़ेगा, लेकिन अगर वही भारत में खरीदने निकले तो मान लो 100 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, तो यानी 5 ग्राम के हिसाब से मिलाया जाए तो $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज हो गया। ये पैरिटी वैल्यू कहलाता था क्योंकि हम गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको सेटअप करते थे। बीच में रहता था गोल्ड, गोल्ड से दोनों को कंपेयर किया, दोनों करेंसीज को, यूएस डॉलर को भी गोल्ड से कंपेयर किया, हमने रुपए को भी गोल्ड से कंपेयर किया, और फिर दोनों का कंपैरिजन होना चालू हुआ। ये हमारा कहलाया पैरिटी वैल्यू, जो कि पहले चला करता था। अब हमारी जो वैल्यूज है हमारी करेंसी की, वो टाई अप होती है किसी फॉरेन करेंसी के साथ, और अब जो चलता है वो कहलाता है पैगिंग। और याद रखना, पैगिंग के अंदर
वी टाई अप द वैल्यू ऑफ आर करेंसी विद सम एक्सटर्नल करेंसी और विद सम फॉरेन करेंसी। और जब पैरिटी वैल्यू की बात करते हैं तो वो फिक्स की जाती है किसी और करेंसी या फिर किसी और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ, मे बी सच एज गोल्ड। तो वहां पे फिक्सेशन हो जाता है। यहां जब मैं पैरिटी की वैल्यू करता हूं, या सॉरी यार बिल्कुल सॉरी, यहां पे जब मैं पैगिंग की बात करता हूं तो पैगिंग में करा क्या जाता है, टाई अप किया जाता है। तो कृपया करके टाइड अप लिख लेना जब भी आप बात करो पैगिंग की। पैरिटी की जब भी बात करो, इट इज ऑल अबाउट फिक्सिंग द वैल्यू। पैगिंग का मतलब टाई अप, दोनों में डिफरेंस है। फिर दूसरा आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इसके अंदर कुछ ऐसा खास था ही नहीं, तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा बोर भी नहीं करूंगा क्योंकि बाबा जी का काम है अच्छे से पढ़ाना, स्मार्टली ना। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम सिंपली बोलता था कि भैया इसको चलने दो विद द फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में जिस पर्टिकुलर करेंसी की डिमांड होगी, जिसकी सप्लाई होगी, उसके हिसाब से काम चलता, भाड़ में जाए जनता। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का सीधा काम था करेंसी की डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के बाद देखा जाएगा कि भैया कौन सी करेंसी ऊपर है, कौन सी करेंसी नीचे है। अब इसके साथ दिक्कत ये होता है कि जो हाईली एडवांस्ड नेशंस हैं उनकी करेंसी की वैल्यू तो बहुत ऊपर जाएगी, और जो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग नेशंस है उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत बुरी होगी, क्योंकि उनकी करेंसी कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है। अब हमारे भारत में आलू प्याज टिंडे भट्टे बैगन सब मिलते हैं, ये कितना खरीदेगा कोई फॉरेन नेशन? तो हमारी करेंसी की डिमांड तो कभी आएगी नहीं, हम भले ही सप्लाई करते रहे अपनी करेंसी। और वहीं यूएसए को देखो क्या क्या बना रहा है, शानदार शानदार चीजें, तो भैया उसकी करेंसी की डिमांड तो हमेशा बनी रहेगी। तो जब आप फ्री फ्लो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई छोड़ देते हो कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे करेंसी की वैल्यू डिफाइन होने दो, तो वो वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। और एक और लास्ट नेल इन द कॉफिन इसके साथ ये भी था यार कि इसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था ही नहीं, इंटरवेंशन था ही नहीं। सरकार ने बोला छोड़ो, फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस सच एज डिमांड एंड सप्लाई चलने दो, जो डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे चल रहा है चलने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इससे तो इकोनॉमीज को लॉस हो सकता था। और तभी इसका तीसरा भाग आया जिसको नाम दिया गया मैनेज फ्लोटिंग, यानी डर्टी फ्लोटिंग भी इसको नाम दिया गया। आई एम सॉरी, डर्टी फ्लोटिंग भी नाम दिया गया। डर्टी फ्लोटिंग के अंदर कुछ नहीं किया गया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की कुछ क्वालिटीज उठाई, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की कुछ क्वालिटीज उठाई और दोनों को जोड़ दिया, मर्ज कर दिया और बना दिया मैनेज फ्लोटिंग। तो इस मैनेज फ्लोटिंग के अंदर डिफरेंट क्या था? देखो भाई, फिक्स्ड क्या बोलता था, करेंसी की वैल्यू फिक्स रखो। फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या कहता था, फ्लेक्सिबल रहने दो। मैनेज कहता है अगर आपकी करेंसी की वैल्यू 71 रुपीज है, मान लेते हैं, तो इसको यहां तक जाने दो भाई, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 70.5 रुपीज तक एप्रिशिएट होने दो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डेप्रिशिएट हो रही है तो इसको होने दो 71.25 तक, चलो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे बाहर ब्रैकेट में जाता है तो भैया तब तुम्हें एक्शन लेने पड़ेंगे। और वो एक्शन कौन लेगा? हमारी आरबीआई, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आरबीआई एक्शन लेगी। तो इसको मैनेज्ड फ्लोटिंग क्यों बोला गया? फ्लोटिंग क्यों बोला गया? क्योंकि फ्लोट होने दे रहे हैं, 71 से 70.50 तक आने दे रहे हैं, और 71 से अगर डेप्रिशिएट होने वाली बात है तो 71.25 तक भी जाने दे रहे हैं, ब्रैकेट दे दिया। लेकिन मैनेज फ्लोटिंग क्यों बोला? मैनेज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इससे बाहर जाने आरबीआई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर इससे बाहर जाएगा तो आरबीआई एक्शन लेगा और इसको फिर से इसी ब्रैकेट के अंदर लाके छोड़ देगा। दैट इज द रीजन इट वाज ऑलवेज टर्म्ड एज मैनेज्ड फ्लोटिंग। और भैया इसके लिए जो अपन ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर पढ़ा था ना, यू हैव टू मेंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसके अंदर भी वही करना पड़ता है। बिकॉज मैंने बताया कि ये हाइब्रिड है, कहीं ना कहीं तक फिक्स्ड का भी लेके आए, फ्लेक्सिबल का भी लेके आए। तो इसलिए इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं करेंसी वैल्यूएशन को जज करने के लिए एक ब्रैकेट मेंटेन करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो क्या किया गया ऐसा, कैसे इसको मैनेज किया गया? ध्यान से सुनना अब मेरी बात। हुआ क्या, आरबीआई ने बोला 71 से 70.50 तक चले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, होने दो, अच्छी बात है। अब करेंसी एप्रिशिएट हो रही है मतलब करेंसी स्ट्रांग हो रही है, भारत की करेंसी, रुपया स्ट्रांग हो रहा है। अब मैंने आपको बताया अगर रुपया स्ट्रांग हो रहा है तो ऑटोमेटिकली डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? जब आपका रुपया स्ट्रांग हो रहा है तो आप इस टाइम पे, आपका रुपया स्ट्रांग है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम पास आ जाओ, कान लगा लो। अगर तुम्हारा रुपया स्ट्रांग हो रहा है तो तुम्हारे दिमाग में एक बत्ती जली, भाई कुछ भी कहो, बादशाह तो अभी डॉलर है। और याद रखना, गो विद द फ्लो होना बहुत जरूरी है। जहां जीनियस होना जरूरी है वहां जरूरी है, वहां भले ही तुम्हें तुम्हारी हार होती दिख रही हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हें फायदा उठाना आना चाहिए। तो तुमने सोचा कि तुम्हारा रुपया स्ट्रांग होकर 70.50 तक आ चुका है,
और डॉलर वीक हो रहा है, बट ऑब्वियसली क्योंकि तुम्हारा रुपया 70.50 तक पहुंच गया है, पहले ज़्यादा हुआ करता था, अब डॉलर के मुकाबले कम हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन तुम्हें समझ में आया कि ऐसे टाइम पे सबसे बढ़िया तरीका है डॉलर का रिजर्व मेंटेन कर लेना। तो आरबीआई क्या करेगा, क्योंकि उसे अब डॉलर सस्ते में पड़ेगा, पहले खरीदते तो 71 रुपीज़ पर डॉलर देना पड़ता खरीदने के लिए डॉलर, रिजर्व मेंटेन करने के लिए, अब तुम्हें कम देना पड़ेगा। तो आरबीआई ने क्या किया, डॉलर को बाय करना चालू किया और डॉलर के बदले रुपए मार्केट में निकालना चालू किया। अब मार्केट में जब फॉरेन मार्केट में रुपया निकलना चालू हुआ तो रुपए की सप्लाई बढ़ गई। सही जा रहा हूं? रुपए की सप्लाई बढ़ी तो रुपया बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया। जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है, जो चीज़ ज़्यादा सप्लाई होती है, उसकी प्राइजेस फॉल होने लगती हैं, वो डेप्रिशिएट होने लगती है चीज़, और डॉलर मार्केट में डिमांड किया जाने लगा बाय इंडिया। डॉलर खरीद रहे थे हम, खरीद रहे थे हम, खरीद रहे थे हम, रुपया दे दे के, दे 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 के, दे के दे के, दे 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 के, समझ गए ना? अब रुपया क्योंकि मार्केट में निकल चुका है तो अगेन रुपया डेप्रिशिएट होकर यहां तक आएगा, और क्योंकि डॉलर तुमने बहुत डिमांड कर लिया अपना फॉरेन रिजर्व भरने के लिए, तो डॉलर की वैल्यू उठने लगेगी, क्योंकि जो भी डिमांड किया जाता है मार्केट में उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। हायर द डिमांड हायर द प्राइसेस वाली सिचुएशन हो गई। पता नहीं क्यों अटक रहा हूं मैं, लेकिन सुनते जाओ। ये सिचुएशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन आई, हमने यहां मेंटेन कर लिया, मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग कर ली। अब हुआ क्या, 71 रुपीज से तुम्हारी करेंसी डेप्रिशिएट होते होते 71.25 तक पहुंच गई। आरबीआई भड़बड़ा गया कि मेरी करेंसी और डेप्रिशिएट हो रही है और बुरी हालत हो रही है भारत के रुपए की। यहां पे आरबीआई ने चालाकी चली और डॉलर को मार्केट में निकालना चालू कर दिया, बेचना चालू कर दिया, क्योंकि आरबीआई की बत्ती ये जली कि ठीक है मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है, लेकिन एक चीज मैं जान चुका हूं, अगर मैं मार्केट में डॉलर निकाल देता हूं, ध्यान से सुन लेना, मार्केट में डॉलर निकालता हूं तो मुझे पर डॉलर 71.25 रुपीज मिलेगा। जब मैंने खरीदा था तो 70-70.5 रुपए में खरीदा था, और जब बेच रहा हूं तो 71.25 रुपीज मुझे मिल रहे हैं। तो आरबीआई ने सोचा यहां मैं फायदा कमा सकता हूं। आरबीआई ने धड़ल्ले से डॉलर बेचना चालू किया, और क्योंकि मार्केट में भूखे बहराने बैठे हुए डॉलर खरीदने के लिए, क्योंकि यूएसए से सबको चीजें खरीदनी है, और यूएसए का स्ट्रिक्ट रूल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, कि अगर आपको हमसे चीजें खरीदनी है तो आपके पास डॉलर होना चाहिए। तो बाकी नेशंस ने आपसे डॉलर लेना चालू किया और बदले में आपको रुपया देना चालू किया। आपके पास रुपया आने लगा 71.25 के भाव से, आपको ज्यादा पैसा मिलने लगा, जिस भाव से खरीदा था उससे ज्यादा। अब रुपया आपके पास आ रहा है, रुपया आप ही सप्लाई करते हो और वापस आपके पास पहुंच गया, तो आपने सप्लाई को, रुपए के सप्लाई को लिमिटेड कर लिया और मार्केट में डॉलर की भरमार हो गई। समझ रहे हो? क्योंकि डॉलर आपने मार्केट में निकाल दिया, डॉलर की मार्केट में सप्लाई बढ़ी तो डॉलर वीक होने लगा और आपकी करेंसी अप्रिशिएट होने लगी वापस, और 71 रुपीज के ब्रैकेट के आसपास फिर आ गई, क्योंकि आपके पास पूरी करेंसी आ चुकी है, आपकी इंडियन करेंसी। आपने नेशन से, दूसरे नेशन से रुपया मंगवा के अपने हाथ में रख लिया और डॉलर मार्केट में निकाल दिया। इसके कारण आपकी करेंसी अप्रिशिएट होकर वापस 71 पहुंच गई, जो कि डेप्रिशिएट होकर 71.25 तक पहुंच गई थी। इसी को नाम दिया गया भैया मैनेज फ्लोटिंग। इसको देख लो एक बार, समझ लो, नहीं आया तो एक बार रिपीट पे देख लेना। हो जाता है कभी कभार यार, चिल आउट, मेरे को भी कई बार एक बार में बातें समझ में नहीं आती, पढ़ लो एक बार। तो अब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कब होती है, कब आप यूएस डॉलर को मांगते हो, या कब आपकी ऐसी डिमांड बढ़ती है, या कब आपको लगता है कि आपको यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहली चीज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको यूएसए से गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करने हैं तो आपको यह चीज पता होना चाहिए कि यूएसए सिर्फ डील करता है अपने डॉलर में, उसे सिंपली अपना डॉलर चाहिए। अगर तुम उसे डॉलर में पेमेंट करोगे तो ही वो गुड्स एंड सर्विसेज देगा, वरना नहीं देगा। वो भारत का रुपया एक्सेप्ट ही नहीं करता है। आजकल जनरली कुछ चीजों में करने लगा है, लेकिन वो भी नहीं है, सही है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो समझ जाओ एक ही चीज के, यूएसए को अगर आपको पेमेंट करना है तो यूएस डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ेगा। टूरिज्म के लिए भी आपको कई बार यूएस डॉलर चाहिए होता है। अब आप वहां पर जाके एक का सिक्का निकाल के तो दोगे नहीं ना, कि 5 का सिक्का निकाल दिया, रंग भरे नोट निकाल दिए 2000 के, चलेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको यह चीज भी ध्यान में रखनी पड़ती है कि अगर आपको टूरिज्म पर्पस से भी चाहिए तो आपको डॉलर ही डिमांड करनी पड़ेगी। साथ साथ में अगर आपको पैसा बाहर भेजना है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स जो हो गए आपके, अगर आपको बाहर भेजना है तो उसके लिए भी आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगी करेंसी यूएस डॉलर में, और तभी आपको उसमें भेज सकते हो, अदरवाइज तो मेरे ख्याल से नहीं भेज पाओगे। फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ेगी? अब मैं यहां पे सिर्फ यूएस डॉलर का रेफरेंस देके इसलिए बता रहा हूं बिकॉज मुझे आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग कराना है। आप इसको कोई और करेंसी लेना चाहो बिल्कुल ले लो, मैं तो भारत का रिलेशन यूएसए से बता रहा हूं, तो आप उसके हिसाब से मेरे से समझोगे। तो हां भैया, ऐसा भी हो सकता है कि आपको यूएसए के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, और अगर यूएसए के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मेक श्योर आपके पास यूएस डॉलर है, क्योंकि भारतीय करेंसी में तो वो आपको खरीदने नहीं देंगे। तो यू हैव टू हैव फॉरेन करेंसी इन हैंड, एज सिंपल एज इट इज। क्योंकि ये चैप्टर ही मैंने पूरा यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग रखा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। फिर कई बार स्पेकुलेशन वाली बात भी होती है, जैसा मैंने आपको समझाया, जैसे आरबीआई स्पेकुलेशन करती है ऐसे आप भी स्पेकुलेशन कर सकते हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और उसके लिए भी आपको यूएस डॉलर चाहिए। तो भैया सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे बढ़ता है, कैसे पता चलता है कि फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई बढ़ गया है? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं,
मान लीजिए आपने कहीं पे भी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा, तो बदले में आपको फॉरेन करेंसी मिल सकती है या फॉरेन करेंसी में पेमेंट आ सकता है। तो एक तरीके से फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ रही है, बिकॉज अभी तक वो एक नेशन तक लिमिटेड थी। अब आपने क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचे या भेजे, तो आपको बदले में जो पैसा मिला वो फॉरेन करेंसी में मिला। इस तरीके से कहीं ना कहीं सप्लाई जो है वो बढ़ गई है। यानी आपके हाथ में भी पहले रुपया हुआ करता था, अब जब आपने बेचा तो बदले में आपको पेमेंट यूएस डॉलर में आई और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर आके रखा गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जो फॉरेनर्स होते हैं अपनी होम कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अगेन वो पैसा जब मार्केट में लगाते हैं तो फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा सर्कुलेट होने लगता है। अगर देखा जाए तो अगर मैं एक फॉरेनर हूं और अपने इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूं होम कंट्री में, तो मान लो मैं यूएसए में रहता हूं, तो मैंने यूएस डॉलर में पेमेंट किया। अब यूएस डॉलर में जो मैंने पेमेंट किया वो पैसा फ्लो ऑफ मनी के अंदर आ गया, मतलब मार्केट में वो पैसा एस्टेब्लिश हो गया या आ गया, एग्जिस्ट करने लगा, तो वो भी कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को बढ़ा देगा। इसी तरीके से रेमिटेंसेस भी होते हैं जो भेजे जाते हैं, जो मनी ऑर्डर्स वगैरह भेजे जाते हैं, वो भी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं। और स्पेकुलेशन तो आप जानते ही हो, खरीदना बेचना लगा ही रहता है। जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को बढ़ाता ही है। चलो भैया, ये तो बहुत छोटी सी चीजें हो गई जो पूछी भी नहीं जाती। अब हम बात करेंगे जो ग्राफ हैं उनकी बात चालू होगी। तो चलो भैया शुरू करते हैं। भैया अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।